In this chapter of sources of energy, now we will discuss the wind energy. Okay, this is another non-conventional energy resource. किस टाइप का एनर्जी रिसोर्स है ये? दिस इज नॉन कन्वेंशनल, या फिर ऐसे वाला एनर्जी सोर्स के जिसे हम पुराने टाइम में जनरली यूज नहीं करते थे. ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है हमारा. क्या है? रिन्यूएबल. हवा चलेगी फिर से एनर्जी बन जाएगी. ओके, चलिए देखिए, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हमारी एयर मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे हम क्या कहते हैं? विंड. एज द मूविंग ऑब्जेक्ट्स possess काइनेटिक एनर्जी एंड एज सच दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क. जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, और इस एनर्जी से वो वर्क डन कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसके अंदर, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, ये किसकी वजह से है? v, मोशन की वजह से. ठीक है. विंड ऑल्सो possess द एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग मैकेनिकल वर्क. जो विंड है हमारे पास वो भी क्या करती है? मैकेनिकल वर्क करने की कैपेबिलिटी रखती है. इसीलिए उसको हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर करते हैं. बिकॉज इट इज एयर इन मोशन. हवा चल रही है हमारे पास तो मोशन में है, तो एनर्जी भी उसके अंदर है. वो अलग बात है कि मास अगर हम देखते हैं तो वो कंपैरेटिवली कम ही होता है, बट लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. सो विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद लार्ज मास ऑफ एयर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. अगर हम एयर के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो अकेले अकेले उनका मास जो है वो काफ़ी कम है, बट एज अ होल जितनी एयर ब्लो करती है तो वो हमारा मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही होगी. सोलर एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लोइंग ऑफ एयर. विंड के ब्लो होने के लिए, हवा चलने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? सोलर एनर्जी. कैसे है सोलर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल? अब हम ये चीज़ देखेंगे. ठीक है. द सन रेज फॉल्स ऑन द होल अर्थ. जो हमारे पास सनलाइट हमने कल पढ़ा था कि डिफ्यूज्ड वे में पड़ती है चाहे, लेकिन सब जगह पे पड़ती है. माउंटेन्स हैं आपके, प्लेटूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर्स, ओशियन, सी, सब जगह. बट द इंटेंसिटी, ये द है यहाँ पे, बट द इंटेंसिटी ऑफ सन रेज इज मच मोर स्ट्रोंगर नियर इक्वेटर. कल जब हमने अर्थ का एक ऐसे डायग्राम बना के बताया था कि जो इक्वेटर वाला पार्ट होता है इस बीच में, ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है हमारे पास ऑफ द इक्वेटर ऑफ द अर्थ देन इन द पोलर रीजन्स. जो ये हमारे पास पोलर रीजन है यहाँ पे कम रहती है. ड्यू टू मोर इंटेंस सनलाइट द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन इक्वेटोरियल रीजन्स बिकम क्वाइट हॉट. तो ये वाला जो रीजन होगा अर्थ का, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ की एयर क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन भी ज़्यादा आ रही है सन की, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो हवा भी हमारी क्या होगी? ज़्यादा हीट होगी. हवा गर्म होगी तो क्या होगा? हल्की हो जाएगी. हल्की होगी तो ऊपर उठ जाएगी और उसके बाद उस तरफ फ्लो करेगी जहाँ पे कि एयर का प्रेशर कम है. दिस हॉट एयर बीइंग लाइटर. जब गर्म होती है हवा तो क्या होती है? हल्की हो जाती है. राइजेस अपवर्ड. अब ये हवा हमारी क्या होगी? अपवर्ड उठेगी. The cooler air from the polar regions of the earth start flowing towards the equatorial region of the earth to fill the space vacant by the hot rising air. अब यहाँ से जो आपके पास हवा गर्म हुई है, हवा ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? एयर का प्रेशर कम हो गया, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेंटेन रहता है. तो क्या होगा? पोलर रीजन में जहाँ पे हैवी थी विंड हमारे पास, ठंडा रीजन होने की वजह से वो इधर की तरफ ब्लो करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है. तो एयर का जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, प्रेशर का जो चेंज हो जाता है, एस्टेब्लिश होता है, तो उसको फिलअप करने के लिए जो हवा होती है हमारी, जो विंड होती है, वो ब्लो करती है. इन दिस वे एयर फ्लोज फ्रॉम द हायर प्रेशर रीजन. हायर प्रेशर रीजन कौन से हैं? जहाँ पे कि एयर भारी है, कूल है. हायर प्रेशर रीजन वहाँ पे होंगे जहाँ पे कूलर एयर होगी हमारे पास, टू द लोअर प्रेशर रीजन ऑफ द अर्थ. और लोअर प्रेशर रीजन कहाँ पे होंगे? जहाँ पे हॉट एयर है. दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉन्स्टिट्यूट विंड. अब जो हवा, एयर जो है हमारे पास इस तरीके से ब्लो कर रही है, वही क्या बनाती है? वो विंड बनाती है. ठीक है.
चलिए अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है, विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या क्या है। यूज ऑफ विंड एनर्जी इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। विंड एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसमें कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं होता है, क्योंकि हम कोई फॉसिल फ्यूल या कुछ भी बर्न नहीं कर रहे हैं, तो कोई टॉक्सिक गैसेस भी हमारी नहीं निकलती हैं। विंड एनर्जी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो विंड एनर्जी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, वो अवेलेबल है, लेकिन उसको हार्नेस करने के लिए कॉस्ट लगानी पड़ती है, दैट वी विल सी। द सोर्स ऑफ विंड एनर्जी, इट मीन्स एयर, इज इनएग्जॉस्टेबल एंड रिवर्सिबल सोर्स। रिवर्सिबल है या फिर आप इसको रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो ये आपका रिवर्सिबल या रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि हवा तो चलती ही रहेगी और विंड भी आपकी बनती ही रहेगी, तो उसको आप बस ये सोच लीजिए कि उसको हार्नेस कैसे करना है, उसको कलेक्ट कैसे करना है एनर्जी को, और अपने लिए यूजफुल कैसे बनाना है उसको। अब disadvantages of wind energy. One of the most important limitation of wind energy is that it may not be available at all times. देखो, विंड अगर हम हवा की बात करते हैं तो अगर एयर नहीं होगी तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, लेकिन ऐसे वाली विंड इतनी स्पीड होनी चाहिए उसकी जिससे कि हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर पाएँ। बट उतनी स्पीड से विंड हमेशा चलती रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सॉफ्ट और बहुत जेंटल सी हवा चल रही होती है, एयर चल रही होती है, विंड ब्लो कर रही होती है, तो उसको नहीं यूज़ कर सकते हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, विंड मिल को रोटेट करने के लिए। द विंड मिल एंड सेल बोट्स रिमेन अनऑपरेशनल एंड नो यूजफुल वर्क कैन बी डन अनलेस देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फास्ट ब्लोइंग विंड। तो ये जो फास्ट ब्लोइंग विंड है ये हमारे काम की है, ठीक है। इसमें 20 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ एक रफली सा फिगर है, ये इस स्पीड की हमारे पास विंड होनी चाहिए, तो हम उस वाली विंड को यूज़ कर सकते हैं एक एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। द स्पीड ऑफ विंड एट अ प्लेस वेरीज विद टाइम एंड सीजन। हर प्लेस पे हवा कभी कम चलती है, कभी ज़्यादा चलती है, और ये किसके हिसाब से होता है, जो चेंजेस इन सीजन होते हैं उसके हिसाब से हमारा डिपेंड करता है कि कब स्पीड हमारी कम होगी या कब ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली एट द साइट। जहाँ पे आपने विंड मिल पार्क बनाया हुआ, ठीक है, विंड मिल्स का एक पार्क बनाते हैं हम जिसको विंड पार्क भी बोलते हैं, तो वहीं पे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे आज आंधी चल रही है, बहुत है स्ट्रॉम आया हुआ है और उसको हम यूज़ कर लें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो वो नहीं हो सकता है। देयर इज़ नो गारंटी दैट वी विल गेट विंड एनर्जी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब हमें चाहिए एनर्जी उस टाइम हमारे पास क्या होगा, वो एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी। ऐसी तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही है। सिंस देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर विंड ब्लोज ऑल द टाइम, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि यहाँ पे आज इस स्पीड की विंड जो है वो ब्लो करेगी और यहाँ पे आप विंड मिल प्लांट लगा सकते हो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। द विंड इज़ नॉट प्रोडिक्टेबल नहीं है कि भाई आज कितनी स्पीड की होगी, चलेगी भी कि नहीं चलेगी और क्या होगा। दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी। ये लिमिटेशन तब की है जब आप ये सोच लो कि हम विंड एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हमने एक विंड मिल प्लांट जो है वो लगा दिया है, तो तब ये चीज़ें लिमिटेशन का काम करेंगी। प्रैक्टिकल डिवाइसेस मेकिंग यूज़ ऑफ विंड एनर्जी। कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं जो विंड एनर्जी का यूज़ करती हैं। सबसे पहले विंड मिल। अ विंड मिल इज़ अ मशीन विच वर्क्स विद द एनर्जी ऑफ ब्लोइंग एयर और विंड, ठीक है। अभी देखेंगे आगे, इसका डायग्राम है विंड मिल का। ऐसे ऐसे करके ऐसे ब्लेड से होते हैं और एक पोल के ऊपर उनको लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, और फिर जब विंड ब्लो करती है तो ये रोटेट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज ब्लेड्स टू कैच द विंड। बड़े बड़े ब्लेड होते हैं जो क्या करते हैं, विंड को कैच करते हैं। व्हेन द विंड स्ट्राइक अगेंस्ट दीज ब्लेड्स दे स्टार्ट रोटेटिंग। जब हवा उनके ऊपर पड़ती है तो वो क्या करते हैं, रोटेट करने लग जाते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर कभी आपने अपने घर में देखा हो कि बाहर विंडो पे कूलर रखा हुआ है, ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी हुई है, उसको ऑन नहीं किया हुआ है, लेकिन तब भी क्या होता है, उसके ब्लेड्स के ऊपर जो बाहर एयर चल रही होती है, विंड चल रही होती है, वो उसके ऊपर पड़ रही होती है और हल्का हल्का सा वो घूमते रहता है उसी से। ये उस टाइप की चीज़ है। द मोशन कैन देन बी पास्ड ऑन अदर कनेक्टेड पार्ट्स एंड इज यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। अब इसको आप क्या कर सकते हो, दूसरी जगह भी कहीं पे यूज़ कर सकते हो एज ए वर्क।
A windmill consists of a system of big blades or vanes capable of rotating about a horizontal axis. एक horizontal axis के parallel क्या करते हैं वो move करते हैं, यानी कि उसकी जो shaft होगी वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ रहती है, vertical नहीं, ऐसे, और इस पे ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा ये. The system of vanes is mounted on the top of a high tower. काफ़ी बड़ा टावर होता है, ठीक है, ताकि उस पर ज़्यादा एयर कैच करे. The system of blades is connected, ये is connected to one end of the rod called shaft. ये तो आपको पता ही है कि भाई कोई भी रोटेटिंग सिस्टम जो है वो किसी भी शाफ्ट के ऊपर रोटेट करता है. जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर की जो आर्मेचर थी वो भी क्या करती थी, शाफ्ट के ऊपर ही रोटेट करती है. The other end of the shaft is connected to a pump rod in case of water pump. मान लो अगर आप इस विंड एनर्जी से कोई पंप चलाने वाले हो तो दूसरी तरफ वो एंड किससे जुड़ा हुआ होगा, पंप के साथ. नहीं तो इसको हम जनरली एक छोटा सा जनरेटर भी लगाते हैं जो क्या करता है, इस विंड एनर्जी के मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा. दिस एंड इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड वी. इन्वर्टेड वी मतलब इस तरीके से बैंड होता है. एंड इज कनेक्टेड टू द फ्री एंड of the pump rod of the water pump. water pump का जो free end होता है वहाँ पे connected होता है. when the wind blows it rotates the blade of the windmill. ठीक है. the shaft turning about its axis rotates the crank. crank का मतलब जैसे कि वो एक चेन जैसी चीज़ होती है, जैसे साइकिल की चेन होती है या बाइक की, ठीक है, तो वो क्रैंक को क्या करती है, रोटेट करती है. the rotation of the blades of the windmill, जो से रोटेट जो विंड मिल है उसके ब्लेड भी क्या होंगे, रोटेट करेंगे. The shaft turning about its axis rotate the crank. ये लाइन दो बार आ गई है, ठीक है. ये है, ये डायग्राम है, इससे आपको क्लियर पता लग जाएगा. देखिए ये आपके पास एक खूब बड़ा सा पोल है, ये आपके पास वो ब्लेड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, ये कैच करते हैं विंड को. यहाँ पे एक छोटा सा जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे वो क्या करेगा कि स्पेशलाइज जनरेटर होता है ये, यहाँ पे जब ये रोटेशन होगा उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में. फिर ये आपके पास केबल है जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएगी ट्रांसमिशन लाइन तक जहाँ पे आपको ट्रांसमिट करनी है. और एक विंड मिल की लाइट कभी भी, या जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उससे, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उसको आप ट्रांसमिट करो या कहीं पे यूज़ करो. उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, इसके जैसे थाउजेंड्स विंड मिल होते हैं जिनसे फिर सारी इलेक्ट्रिसिटी मिला के, जैसे सोलर सेल होते हैं कि सोलर सेल अकेला बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता, बट बहुत सारे सोलर सेल्स मिलके सोलर पैनल बनाते हैं. ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे आपके जो विंड मिल्स होते हैं वो मिलके एक विंड मिल पार्क बनता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. द रोटेशन ऑफ द क्रैंक मूव्स द पिस्टन रोड ऑफ द वाटर पंप अप एंड डाउन एंड ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल. यहाँ से आपका जो रोटेशन होगा उससे पानी आपका निकलता रहेगा. ये ऐसा पहले करते थे, आजकल इस तरह का यूज़ नहीं करते, आजकल ये वाला यूज़ करते हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन. टर्बाइन क्या होती है हमारे पास, अभी हम जो थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे कि टर्बाइन हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जो रोटेशन को क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है. या आप कह सकते हो कि टर्बाइन इज अ लार्ज जनरेटर, एक बड़ा जनरेटर होता है ये. विंड मिल टू ऑपरेट फ्लोर मिल, ये पहले करते थे कि जो आटा चक्की होती है उसको रोटेट करने के लिए विंड मिल का यूज़ करते थे पुराने टाइम में. अच्छी मतलब एक इन्वेंशन कह लो या डिस्कवरी कह लो कि बंदे ने सोचा कि भाई विंड मिल से हम इस चीज़ को रोटेट कर सकते हैं जिससे कि फ्लोर को हम आटा जैसे पीसते हैं वो हम काम इससे कर सकते हैं. इट इज़ सिमिलर टू वन यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स बाय सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ द टूथ व्हील्स एंड शाफ्ट. जैसे जो मतलब आटा चक्की वगैरह होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक रफ सरफेस होते हैं जिनके बीच में ग्रेन गिरता रहता है और फिर वो क्या होता है, थिन होता रहता है, पिसता रहता है, पाउडर की फॉर्म में आ जाता है. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ टूथ व्हील. टूथ व्हील का मतलब है जिसके अंदर वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गरारी या ऐसे स्लॉट्स बने होते हैं इस तरीके से, ये स्लॉट फिर ये स्लॉट फिर ये स्लॉट, इस तरीके से पूरा पैटर्न बना होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे करके. ठीक है. ग्राइंडिंग अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर मिल हैज अ फिक्स्ड मिल स्टोन ए. एक तो फिक्स होता है इसमें, ठीक है, क्या होता है, एक फिक्स होता है, एंड अनदर हैवी विल स्टोन बी. एक दूसरा हमारे पास वो होता है मिल, वो क्या होता है बी. ठीक है. एक घूमता है और एक फिक्स रहता है. बी इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग. ये हमारे पास ये क्या है, यहाँ मिल है ये. रोटेटिंग बाय शाफ्ट रोड डब्ल्यू टी हैविंग अ टूथ विल. डब्ल्यू टी अभी डायग्राम इसका आएगा आगे, यहाँ पे ये वाला अभी बात करेंगे इसके बारे में.
The wheel W1 is coupled with the wheel W2 such that the rotation of the wheel W1 about a horizontal axis rotate the wheel W2, यानी कि इस तरीके से कनेक्टेड है कि जब विंड मिल चलेगी और उससे W1 रोटेट होगा तो फिर उसके साथ ही W2 भी आपका रोटेट होगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए ये ग्रेन है आपके पास, ये ग्रेन गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा ग्रेन आपका। अब ये वाली चीज़ है आपके पास, ये बेड स्टोन है आपका यहाँ पे, जहाँ पे वो फ्लोर आपका कलेक्ट होगा, ठीक है। अब ये रोटेट करेगा, अगर ये देख रहे हैं आप, ये बियरिंग का इस तरह का सिस्टम है कि जब ये चीज़ रोटेट करेगी तो फिर ये भी रोटेट करेगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो फिर ये जो चीज़ है यहाँ पे ये भी आपकी क्या करेंगी, रोटेट करेगी। द व्हील W1 रोटेट्स एज अ शाफ्ट W1, ठीक है, ये आपके पास क्या है यहाँ पे, शाफ्ट है, ये वाली, ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो जिससे ब्लेड भी आपके ये वाले जो हैं ये रोटेट होंगे। टू कनेक्ट ब्लेड रोटेट्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ ब्लेड ऑफ द विंड मिल, तो विंड मिल के जो ब्लेड है वो क्या करेंगे आपके, रोटेट करते हैं। Thus the kinetic energy of wind by virtue of this motion rotates the windmill, विंड मिल को रोटेट करेंगे और रोटेट करेंगे तो फिर हमारे पास ये फ्लोर मिल भी जो है वो काम करेगा और वो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए अवेलेबल होगा और उससे आप ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन कर सकते हो। विंड जनरेटर, इसकी बात हम थोड़ी सी पहले भी कर चुके हैं, एक बार बस देख लेते हैं। A modern generator which is used to generate electricity by using wind energy is called wind generator। जो पीछे हमने डायग्राम देखा था वो ही है ये wind generator। When the fast moving wind strike the blade, wind turbine जो है, blades of the wind turbine, then the wind turbine start rotating continuously। हवा चलती रहेगी उसके ऊपर और वो wind turbine क्या होगी, रोटेट करती रहेगी। और wind turbine का जो रोटेशन है हमारे पास वो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता रहेगा। द कॉयल ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अटैच्ड टू द शाफ्ट ऑफ विंड टर्बाइन, सो व्हेन द विंड स्टार्ट रोटेटिंग एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगी, बनेगी हमारी। ये हम थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी देखेंगे कि टर्बाइन का रोटेशन किसी भी तरीके से कर लीजिए आप, चाहे आप स्टीम से कर लीजिए, चाहे वाटर से कर लीजिए डायरेक्ट, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। The electricity generated by a single wind turbine is quite small। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कुछ वोल्ट की होती है, बहुत कम वोल्ट की, तो वो कुछ यूजफुल नहीं है, इसलिए बहुत सारे विंड मिल मिलके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सो इन ऑर्डर टू जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ विंड टर्बाइन आर इरेक्टेड ओवर अ बिग एरिया ऑफ लैंड। लैंड के एक बहुत बड़े एरिया पे हमें थाउजेंड्स या उससे भी ज़्यादा क्या बनाने पड़ते हैं, विंड मिल्स लगाने पड़ते हैं, जिसको विंड पार्क बोलते हैं, और फिर हमारे पास एक अच्छे खासे अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये भी कुछ इस तरह का ही अरेंजमेंट है जिसमें आपको ब्लेड दिख रहे हैं और ये हमारे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। सच अ सेटअप ऑफ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइन वर्किंग एट अ प्लेस टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड विंड एनर्जी फार्म। क्या बोलते हैं उसको, विंड एनर्जी फार्म। जैसे एग्रीकल्चर फार्म होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट और वो लगा रहता है उसमें, ऐसे ही इसको बोलते हैं विंड एनर्जी फार्म। अब देखिए विंड एनर्जी फार्म, इसमें एक बात नहीं है लिखी हुई कि विंड एनर्जी फार्म जनरली हम वहाँ पे लगाते हैं जैसे कि जहाँ पे कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं हमारे पास, बिकॉज वहाँ पे विंड की स्पीड अच्छी खासी आती है क्योंकि लैंड है और लैंड के साथ ही आपका सी है, ठीक है, तो वहाँ पे एयर की जो विंड की स्पीड आती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि वहाँ वो कोस्टल एरिया के जो आसपास की लैंड है तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि वो एग्रीकल्चर के लिए उतनी अच्छी होती नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें दोनों चीज़ें देखनी है कि जिस लैंड के ऊपर हम ये बना रहे हैं विंड मिल या विंड एनर्जी फार्म, तो वो फर्टाइल लैंड ना हो, ऐसा ना हो कि वो एग्रीकल्चर के लिए वेस्ट हो गई है, वहाँ पे आप ये विंड फार्म बना के बैठ गए, तो ऐसा नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि लैंड ऐसी हो जिस पे खेती नहीं हो रही है, फर्टाइल नहीं है, और वहाँ पे विंड भी अच्छी स्पीड की आती हो, ऐसी साइट चूज़ की जाती है विंड एनर्जी के हार्नेस के लिए, हार्नेसिंग के लिए।